अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला, राइट एट योर सर्विस। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगी हूँ जिसमें मुझे नहीं लगता शायद ही कोई बात करता है। 95% ऑफ द पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं, हमें मैदे का प्रॉब्लम हुआ, हमें तेज़ाबित का प्रॉब्लम हुआ, हमें आंतों का प्रॉब्लम हुआ, हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ, आईबीडी हुआ, आईबीएस हुआ, क्रॉनिक डायरिया रहा। उसके बाद फिर हमें डिप्रेशन डायग्नोज हो गई। फिर हम साइकाट्रिस्ट के पास गए और हमने एंटी डिप्रेसेंट्स देना शुरू कर दी। जब हमने एंटी डिप्रेसेंट्स देना शुरू कर दी तो उसके बाद हमारी तेज़ाबित का प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। ऐसा ऐसा हमारी एंग्जाइटी और ज़्यादा बढ़ती गई। फिर तंग आके हमने एंटी डिप्रेसेंट्स छोड़ दी। एंटी डिप्रेसेंट्स जब हमने छोड़ दी, हमारी एंग्जाइटी का प्रॉब्लम जो है वो तो वहीं का वहीं रहा। हम परेशान तो उसी तरह रहे, मूड हमारे लूज़ आते रहे, ख़ास करके उन दिनों जिन दिनों हमारे गट प्रॉब्लम्स का अटैक आता था। लेकिन हमारी तेज़ाबित थोड़ी सी बेटर होना शुरू हो गई। ये साइकिल क्या है, ये डायग्नोसिस क्या है कि आपको गट का प्रॉब्लम हुआ और उसकी वजह से आपको डिप्रेशन हुई, या आपको डिप्रेशन हुई और उसकी वजह से आपको गट का प्रॉब्लम हुआ। तो इस पर मैं बात करने लगी हूँ। एक चीज़ होती है गट ब्रेन एक्सेस, जो कि अब डिटरमाइंड चीज़ है, ठीक है, जो कि एक तयशुदा चीज़ है कि जो आपका गट और एक ब्रेन है उसके बीच एक डिफाइंड एक्सेस है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक आपका पेरिफेरल सिस्टम है, और एक आपका जिसमें आपके पास आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, एक आपका है जिसको मैं पेरिफेरल कह रही हूँ, और एक है जी आपका एंटेरिक नर्वस सिस्टम, यानी आपके गट का नर्वस सिस्टम, यानी आपकी गट आपके दिमाग को किस तरह कंट्रोल करती है। ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, पैरासाइट्स हमारी बॉडी में हैं जो कि द वे वी थिंक उसको कंट्रोल करते हैं। ये बात अब तय हो गई है कि आपके दिमाग का भी अपना एक माइक्रोबायोम है। ये टर्म माइक्रोबायोम मैं अक्सर बोलती हूँ कि एक सर्टन सेट ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, पैरासाइट्स हैं जो कि आपके आंतों में प्रेजेंट हैं, जो कि ये तक डिटर्मिन करते हैं कि जो आप खाना खाते हैं वो आपको लगेगा कैसे, कौन इंसान खा के कितना मोटा होगा, कौन इंसान खाएगा तो उसको नहीं लगेगा, आपका इम्यून सिस्टम, आपका मूड, ये सब डिटर्मिन करते हैं। उसके साथ आपका दिमाग का भी एक माइक्रोब है, वो भी अगर डिस्टर्ब होगा तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। अब गलती आप क्या करते हैं कि क्योंकि जो आपका गट है, जो आपका 90% सेरोटोनिन है तकरीबन, वो आपके गट में बनता है, और इस 75% आपका इम्यून सिस्टम आपका गट कंट्रोल करता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि गट स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग। अब सेरोटोनिन आपका बॉडी टेम्परेचर, आपका एपेटाइट, आपकी स्लीप वेक साइकिल, आपका मूड, इन सब चीज़ों को रेगुलेट करता है। इस वजह से जब आपको गट का कोई भी डिसऑर्डर होता है, और गट सिर्फ आंतें नहीं होती हैं, फूड पाइप से लेके आंतों तक सब कुछ गट है आपका गट डिस्टर्ब होता है तो आपका सेरोटोनिन लेवल जो है वो लो हो जाता है, और उसकी वजह से आपको एंग्जाइटी और मूड डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं। और दूसरा, जब आपका गट ख़राब होता है, आपको डिस्बायोसिस होता है, आपका गुड और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस डिस्टर्ब होता है। जब आपका बिफिडोबैक्टीरियम, एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस, इन सब के लेवल्स आपके पास नीचे जाते हैं तो आपका मूड ख़राब होना शुरू हो जाता है, आपके गट के माइक्रोबायोम को फीडिंग ही नहीं रहती। अब आप साइकाट्रिस्ट के पास पहुंच जाते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स देने, जो आपको SSRIs देता है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, यानी जो कि सेरोटोनिन को दो नर्व्स के बीच थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रोक के रखते हैं ताकि वो अपना एक्शन परफॉर्म कर सके। अब थोड़ी देर के लिए तो आपकी एंग्जाइटी रिलीव होती है, लेकिन उसके बाद आप उन दवाइयों के आदी हो जाते हैं, और ये दवाइयाँ क्या करती हैं, ये आपके स्टमक में तेज़ाब मज़ीद कम करना शुरू कर देती हैं। अब ख़ास करके वो लोग जिनको गर्ड, यानी जिनका स्टमक अब एल्कलाइन था, यानी जिनके स्टमक में एसिडिटी कम थी और उसकी वजह से वो तंग हो रहे थे, उनके लिए तो अजाब की सिचुएशन पैदा हो जाती है। एक तो पहले ही उनको गट में एसिड नहीं बन रहा था, ऊपर से उनको एंग्जाइटी के लिए SSRIs और एंटी डिप्रेसेंट्स दे दिए, मज़ीद एसिड कम होना शुरू हो गया। थोड़े दिनों के लिए तो सेरोटोनिन ने उनको ठीक रखा, उसके बाद उनकी ज़िंदगी अजाब में आ गई। और साथ में ऊपर से वो ले रहे होते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ओमेप्राजोल, एंटासिड्स वगैरह, और सारी ज़िंदगी के लिए अजियत और बीमारी में फंस जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपको गट का प्रॉब्लम होता है तो एंटी डिप्रेसेंट्स, हो सकता है आपको डिप्रेशन का प्रॉब्लम अलग से हो, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन 90% ऑफ द केसेस में आप डिप्रेशन के पेशेंट नहीं होते हैं। आप गट को ट्रीट करेंगे तो आपकी एंग्जाइटी खुद ही ठीक हो जाएगी, और गट को ट्रीट आप एंटासिड्स देके नहीं करेंगे, आप कॉज पे जाके ट्रीट करेंगे कि वो ऑटो इम्यून की वजह से हो रहा है, वो एसिड कम होने की वजह से हो रहा है, वो डिस्बायोसिस की वजह से हो रहा है, वो किसी फूड एलर्जी की वजह से हो रहा है, वो किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है। आप जब तक एक्यूरेट डायग्नोसिस पे नहीं पहुंचेंगे आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप गट को ट्रीट करेंगे, जब आपका गट ठीक होगा, आपका माइक्रोबायोम ठीक होगा, उसके फंक्शंस ठीक होंगे, वो सेरोटोनिन बनाना ठीक शुरू करेगा, आपका स्टमक एसिड बनाना ठीक शुरू करेगा, आपका डिप्रेशन, एंग्जाइटी जो है वो खुद ही चला जाएगा। एंटी डिप्रेसेंट्स लेके आपको क्या हासिल होगा। और मैं हैरान होती हूँ उन डॉक्टर्स पे भी, उन साइकेट्रिस्ट पे भी, जिनके पास डायग्नोस्ड केसेस पेशेंट आके बता रहा होता है मुझे गट का डिसऑर्डर, और वो उसको बगैर सोचे समझे एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटीसाइकोटिक्स लिख के भेज देता है। बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी है, ये मत किया करें। रूट कॉज को ट्रीट करें, चाहे वो गट का डिसऑर्डर कोई डिसऑर्डर हो,
तो आपकी बीमारी का जो ट्रीटमेंट है वो खुद ही हो जाएगा। सारे गट के पेशेंट्स को मैं ये वीडियो के थ्रू पैगाम देना चाहती हूँ कि अब साइकेट्रिस्ट के पास जाने से पहले और एंटी डिप्रेसेंट्स लेने से पहले अपने गट का जो डिजीज़ का कॉज है उसको रूल आउट कराएं, उसको ट्रीट करें। इन दवाइयों को इतनी लापरवाही से हाथ ना लगाएं और इन दवाइयों को अपनी ज़िंदगी में इतनी आसानी से शामिल ना होने दें जब तक कि डिटर्मिन्ड कॉज नहीं है कि आपको एक्चुअली आइसोलेटेड पैथोलॉजिकल डिप्रेशन, एंग्जाइटी या कोई ब्रेन डिसऑर्डर नहीं है। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।